अस्सलामुअलैकुम। हम लोग अब बात करने वाले हैं कि टू बॉडी सेंटर प्रॉब्लम होती क्या है। टू बॉडी सेंटर प्रॉब्लम जो है एक तरह से एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसके अंदर हम लोग टू बॉडीज़ को ऑब्जर्व करते हैं और उनके बीच का इंटरेक्शन या फिर उसके बीच के इंटरेक्शन से फोर्स पैदा हो रही है वो निकालना है। एक हमने दो बॉडीज़ ले ली, एक ले ली M1, एक ले ली M2, और जो उसके रिजल्टेंट वेक्टर्स बनाया है वो पहला वाला ऐसा होगा, दूसरा वाला ये होगा और तीसरा वाला इसका सेंटर है जो कि C होगा या फिर C या इसका सेंटर कह सकते हैं। अब ये जो होगा इसको हम लोग R2 से ज़ाहिर कर रहे हैं, इस वाले को हम लोग R1 से ज़ाहिर कर रहे हैं, और उसके बाद जो ये वाले सेंटर ऑफ फोर्स के डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है, इसको हम लोग R1 का डैश और ये R2 का डैश, R2 का डैश, और ये टोटल का टोटल जो इस तरीके से है ये R कहलाएगा। सही है भाई। हम लोग ने ये इसकी एक प्रॉब्लम बना ली। हम लोग को पता है कि सेंटर ऑफ मास ऑफ टू बॉडी के लिए हम लोग लगाएंगे डेरिवेशन, लेट सेंटर ऑफ मास ऑफ टू बॉडीज क्या है सेंटर ऑफ मास। अब मैं बता रहा हूँ कि अगर मैं इसकी बात करूँ तो उसको मैं आर ले रहा हूँ क्योंकि आर वेक्टर है, एक वेक्टर को मैं आर ले रहा हूँ। सही है। आर रिप्रेजेंट क्या कर रहा है? आर इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर मास। ये बता रहा है सेंटर मास कहाँ पे। सही है भाई। R1 जो है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ M1। R2 क्या बताएगा? पोजीशन वेक्टर ऑफ M2 बताएगा, है ना भाई। उसके बाद R1 का डैश क्या बताएगा? R1 का डैश ये बताएगा कि पोजीशन डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कहलाएगा। ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑफ M1 किधर से कहाँ से डिस्प्लेस हो रहा है? सेंटर ऑफ मास से, फ्रॉम CM। सही है। R2 क्या कहलाएगा? डैश डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑफ M2 फ्रॉम C सेंटर ऑफ मास। सही है भाई। ये मेरे पास आ गई। अब मेरे को अकॉर्डिंग टू हम लोग को पता है कि वेक्टर एडिशन का लॉ जो होता है, वेक्टर एडिशंस के लॉ की बात करते हैं। वेक्टर एडिशंस का वो कहता है कि दो वेक्टर को प्लस करेंगे तीसरे वेक्टर के बराबर होगा। अगर मैं इसको डायग्राम को देखूं तो डायग्राम में जो है वेक्टर की बात करूं तो ये जो R1 वेक्टर है, ये वाला ग्रीन वाला, ये वेक्टर किसके बराबर होगा? ये होगा R2 और R के बराबर। सही है। तो मैं लिख सकता हूँ एक वेक्टर R2 प्लस R वेक्टर इक्वल टू R1 का वेक्टर, है ना भाई। R निकालना है तो मेरे पास क्या आ जाएगा? R इज इक्वल्स टू R1 माइनस R2 वेक्टर। मेरे पास एक वेक्टर बन गया। सही है। अब मैं क्या करूँगा, इसके लिए दूसरा क्या नाम है, वेक्टर की तो ज़रूरत नहीं है। पहले हम लोग इसके अंदर सेंटर ऑफ मास की फॉर्मूला या सेंटर ऑफ मास का सेंटर मास का हम लोग को फॉर्मूला पता है, वो क्या कहलाता है? आर वेक्टर निकालना है वो बोलता है सम ऑफ MI/RI डिवाइड बाय सम ऑफ MI, है ना। तो सम ऑफ MI का मतलब क्या है? जब कितने वेक्टर हैं? दो हैं, तो मैं बोलूँगा M1R1 प्लस M2R2 डिवाइड बाय M1 प्लस M2। ये मेरे पास इसके वेक्टर्स हो गए। सही है। मेरे को पता है काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होती है? टोटल काइनेटिक एनर्जी होती है T, और इसमें जो है दो रेडियल कंपोनेंट्स हैं, दो चीज़ों पे काइनेटिक एनर्जी बन रही है। पहली किस पे? पहले जो होगी ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी जो कि इस आर वेक्टर के लिहाज पे होगी, आर वेक्टर की तरफ होगी। दूसरी कौन सी है? तो इसके डिस्प्लेसमेंट हुआ है दोनों का, R1 डैश और R2 डैश, इसके अंदर भी जो काइनेटिक एनर्जी होगी मास के अंदर वो भी होगी। तो मैं क्या कर सकता हूँ, काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो टोटल हो जाएगी ओरिजिनल एनर्जी प्लस T ऑफ सेंटर ऑफ मास के लिहाज से। सेंटर ऑफ मास भी ओरिजिन है ना, ओरिजिन के हिसाब से एनर्जी अलग होगी M1 M2 की, और जो सेंटर ऑफ मास है अगर उसको ओरिजिन कंसिडर कर लें तो जब भी एनर्जी एक अलग होगी, दो एनर्जीज हमारे पास आएंगी। T की वैल्यू हम लोग को पता है 1/2 mv² होती है, और यहाँ पे ओरिजिन के अंदर कितने मास हैं? हमारे पास दो मासेस हैं, M1 और M2। तो T हो जाएगी ओरिजिन वाली। T ओरिजिन वाली की बात करें तो मेरे पास हो जाएगी वो 1/2 M1 प्लस M2 और R स्क्वायर, या फिर R का फर्स्ट डेरिवेटिव, क्योंकि अगर मैं इसकी बात करूँ तो R क्या है? R है सेंटर ऑफ मास, और सेंटर ऑफ मास के अंदर क्या है? अब मेरे को पता है वो M1R1 डिवाइड बाय समथिंग समथिंग है। सही है। इसको मैं M1R1 समथिंग समथिंग लेता हूँ,
तो आर का फर्स्ट डेरिवेटिव क्या कहलाएगा, उसकी वेलोसिटी कहलाएगी, जो कि m1 r-1 कहला जाएगी, है ना। जो वेलोसिटी है मैं इसकी जगह पे ही लिख सकता हूँ r1 की जगह पे, सही है। प्लस अब मैं दोनों के सेंटर ऑफ मास लिख रहा हूँ, क्या पहले वाले के लिए m2, तो उसके लिए क्या हो जाएगा m1 का मास, ये m1 है, तो m1 के मास के साथ कौन सा वाला वेक्टर है जो कि इसको डिस्प्लेस कर रहा है, सही है, वो है m1 का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, सही है। तो मैं क्या आऊँगा m1 इक्वल टू r1 का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, इसका स्क्वायर, क्योंकि वेलोसिटी है। ये देखो r1 का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर तो है ये, लेकिन अगर मैं इसका डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू टाइम ले लूँगा तो ये क्या हो जाएगा r-1 का डेरिवेटिव, जो कि वेलोसिटी है, तो मैं इसकी जगह पे वो लगा दिया। उसके बाद मैं दूसरे वाले पे गया, तो ये 1/2 m2 r-2 का होल स्क्वायर, सही है। अच्छा मैं इसको ना थोड़ा सा सही से लिख देता हूँ, डैश के लिए मैं डैश इस्तेमाल नहीं करता। अगर हम लोग इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, एक को आर ले लेते हैं, इसको आर को ना समझने मुश्किल हो रही है, तो मैं इसकी जगह पर मैं ले लेता हूँ आर एम छोटा वाला 1 और आर एम छोटा वाला 2, सही है। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर सारे से बदल जाएंगे यहाँ पे, जो है ना, असल में सर ने जिस तरीके से करवाया है ना, वो थोड़ा सा आर और आर में फ़र्क नहीं आ रहा। इसमें m1 ले लेते हैं, आर m2 ले लेते हैं, सही है। इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, तो इसके अंदर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कौन कौन से आ जाएंगे मेरे पास, पहला हो जाएगा आर m1 डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का स्क्वायर, सही है, उसका डेरिवेटिव का स्क्वायर, प्लस आर m2 डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का स्क्वायर, सही है। अब तो सही लग रहा है, क्योंकि अगर मैं डेरिवेटिव की बात करूँ तो ये हो जाएगा आर एम, इसका डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू टाइम लूँगा तो मेरे पास हो जाएगा आर डैश का एम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर 1 वाले का या 2 वाले का रिस्पेक्टिवली, सही है। अब हम लोग के पास ये आसानी हो जाएगी थोड़ी सी। अब हम लोग बात करते हैं कि वापस से वेक्टर एडिशन की लॉ को हम लोग वापस से उठाते हैं और वापस से ये वाली डायग्राम को देखते हैं। अब इस डायग्राम से हम लोग को और क्या निकल सकता है कि अगर मैं इस वाले की जगह पे ये रेड वाला वेक्टर बीच वाला लेता हूँ, ठीक है। अब मैं बीच वाला वेक्टर क्या है, आर है, सही है भाई, आर वेक्टर है। अब मेरे को r1 निकालना है इसके लिहाज से, तो r1 इसके लिहाज से क्या हो जाएगा, r1 इक्वल टू r प्लस r छोटा वाला m1, है ना भाई, ये हो जाएगा, सही बात कह रहा हूँ। और फिर अगर मैं उसकी बात करूँ तो फिर r ये वाला निकालना है, r2 वाला वेक्टर, तो वो क्या हो जाएगा, r2 वेक्टर मेरे पास क्या हो जाएगा, r2 वेक्टर इक्वल टू r प्लस r m2 वेक्टर, है ना भाई, वाली बात आ जाएगी मेरे पास r2 वेक्टर और r1 वेक्टर के हिसाब से। तो अब मैं इसको लेके जा रहा हूँ, ये इक्वेशन को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और निकालने के बाद अब मैं इसको लेके जा रहा हूँ नीचे की तरफ, जो कि ये वाली वेक्टर को मैं पेस्ट कर लेता हूँ, मेरे को आसानी हो जाएगी यहाँ से देखने में, सही है भाई। अब मैंने इसको थोड़ा सा वेरीफाई करना है या मॉडिफाई करना है। मॉडिफाई कैसे करना है, मेरे को जो है ना, इसके अंदर r1 वेक्टर या फिर r1 वेक्टर के हिसाब से इसको निकालना है। तो अगर मैं इसकी बात करूँ, अब जो करना क्या है, हम लोग को ना r m1 चाहिए, r m1 वेक्टर इक्वल टू ये हो जाएगा r1 वेक्टर माइनस का r, है ना, और rm2 वेक्टर क्या हो जाएगा, r2 वेक्टर माइनस का r, ये वाली बात हो जाएगी। हम लोग r की वैल्यू ऊपर निकाल चुके हैं, r की वैल्यू क्या निकाली है, ये वाली वैल्यू निकाली है हमने। तो अगर मैं r की ना पुट कर दूँ तो क्या हो जाएगा, rm1 वेक्टर इक्वल टू r1 माइनस और इसकी जो वेक्टर की फॉर्म है वो है m1r1 प्लस m2r2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2, ये वाली बात है। अगर मैं इसको मैं मल्टीप्लाई कर दी तो हो जाता है r1 m1 प्लस r2 m2 माइनस का m1 r1 प्लस का m2 r2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, इससे ये कट जाएगा, सही है भाई। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, कुछ ना कुछ कट रहा था ना, हाँ ये वाला कट गया, ये वाला कट गया, तो अब ये आ जाएगा m2r1। अगर मैं इसके कॉमन की बात करूँ तो मेरे पास क्या हो जाएगा, ये r1 है,
अगर मैं ये वाला बच गया, ये वाला बच गया, इसमें से m2 कॉमन आ रहा है तो मेरे पास इसमें m2 कॉमन ले लिया। m2 कॉमन लेने की वजह से बीच में जो है माइनस था, तो यहाँ पे माइनस आएगा क्योंकि माइनस इससे मल्टीप्लाई होगा, माइनस इससे मल्टीप्लाई होगा। मेरे पास हो जाएगा m2 माइनस का कॉमन ले लिया तो फिर अब मेरे पास हो गया v2 माइनस v1, सॉरी r2 माइनस r1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, है ना भाई, ये वाली बात आ गई। अब मुझे पता है कि m1 डिवाइड, ये जो चीज़ लिखी है मैंने r2 माइनस r1, ये मैं पहले निकाल चुका हूँ। सबसे पहले जो है ये था, ये वाली देखो, ये r के बराबर है, तो मैं कह सकता हूँ ये जो चीज़ लिख ली है वो हो जाएगी m2 r डिवाइड बाय m1 प्लस m2। ये आ गई। मेरे पास क्या बच गया, ये बन गया r m1 के बराबर आ गया। अब मेरे को r m1 मैंने निकाल लिया है तो मैं इसकी सिमिलरली r m2 भी निकाल सकता हूँ। r m2 कैसे निकालूंगा, r2 माइनस का m1 r1 प्लस m2 r2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 इक्वल टू, फिर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सीधा सीधा इसको मल्टीप्लाई कर लूँ तो नीचे आ जाएगा m1 प्लस m2। यहाँ पे जो है ना ये हो जाएगा r2 से r2 कैंसिल, तो मेरे पास देखो भाई, अगर ये हो रहा है इधर है r2 तो ये वाला r2 तो नेगेटिव है, सही है, ये वाला r2 भी नेगेटिव हो जाएगा, तो मतलब ये और ये कट जाएंगे, बाकी बचेगा m1। फिर m1 कॉमन हो जाएगा तो बस m1 कॉमन आ जाएगा, सही है, और पहला वाला आ जाएगा तो m1 की जगह पे m1 की r2 माइनस, उसके बाद r1 है ना, r1 माइनस नहीं होगा भैया, कुछ ना कुछ गलती कर, काम करते उसको कल ही देते हैं, यहाँ सही रहेगा, ज़्यादा आसानी से हो जाएगा। ये हो जाएगा r2 m1 r2 प्लस का m2 r2 माइनस का m1 r1 माइनस का m2 r2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। सही है भाई, माइनस का m2 r2 माइनस का m2 r2 कट गया, उसके बाद m1 कॉमन लिया तो ये हो जाएगा r2 प्लस का माइनस का r1, सही है। उसके बाद इसको अगर मैं नीचे लिख दूँ तो m1 प्लस m2, और अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो मेरे पास r2 माइनस का नहीं है, r2 प्लस r1 प्लस का है, तो मैं क्या करूँगा, अगर इसमें से माइनस में कॉमन ले लूँ, मतलब माइनस m1, ये हो जाएगा r1 प्लस r1 माइनस r2, सही है भाई, ये वाली बात आ गई। तो ये हो गया m1 प्लस m2, तो मेरे पास ये वापस से m1 माइनस का m1 इक्वल टू r1 माइनस का m1 इक्वल टू r डिवाइड बाय m1 प्लस m2 हो गया, सही है। ये मेरे पास एक ख़ास वैल्यू निकल गई क्योंकि मेरे पास इधर से आई है उठ के, ये देखो, ये इसको माइनस कॉमन लिया तो माइनस का r जो है ना मल्टीप्लाई होकर आसानी से आ जाता है। अब मेरे पास ये वाली वैल्यू आ गई जो कि दो अलग अलग वैल्यूज़ हो गई, एक ये किसकी लिख ली है, ये लिख ली है r m2 के लिए लिख ली है, सही है। तो अब मैं ये जो वैल्यू लिख ली है, अगर मैं इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ले लेता हूँ, मतलब कि r का फर्स्ट डेरिवेटिव ले लेता हूँ, तो क्या हो जाएगा, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव हो जाएगा r का डैश m1 स्क्वायर इक्वल टू, ये तो सब मास तो कांस्टेंट होते हैं, तो सीधा सीधा ये r का फर्स्ट डेरिवेटिव हो जाएगा, है ना। अगर मैं सारे से मास को कांस्टेंट रख रहा हूँ ये सारे से चीज़ें, तो फिर माइनस का m डिवाइड बाय m1 प्लस m2, सीधा सीधा r का फर्स्ट डेरिवेटिव, सही है भाई। और m1 का भी अगर मैं लूँगा ये डेरिवेटिव तो ये m डिवाइड बाय m1 प्लस m2, सही है, ये जो होगा r का ये हो जाएगा, सही है। अगर मैं इसकी वेलोसिटी ले लूँ, ये वाली इक्वेशन बनाई थी हमने, इसमें वैल्यूज पुट कर दूँ तो मेरे पास क्या हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन के हिसाब से, काइनेटिक एनर्जी जो होगी मेरे पास इनकी बनेगी, क्योंकि टी है, वो बन जाएगी 1/2 m1 प्लस m2, उसके बाद r स्क्वायर प्लस का 1/2 m1, उसके बाद जो r डैश था, मतलब r का डेरिवेटिव जो था वो m1 वाला था, ये वाला लगाना था ना, तो इसकी जगह मैं क्या लगाऊंगा, m2 m2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 और r का होल स्क्वायर, है ना भाई, उसके बाद प्लस 1/2 m2 माइनस का m1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 डॉट r का होल स्क्वायर,
अब मेरे पास ये क्या बच जाएगा, ये बच जाएगा 1/2, ये दो कर देते हैं, ये सेम टू सेम है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो है ना मेरे पास ये m1 m2 का स्क्वायर m1 m2 का स्क्वायर डॉट r2 आ जाएगा डिवाइड बाय। अब इसमें कॉमन देखते हैं, एक काम करते हैं, इसमें देखो कॉमन निकाल लेता हूँ मैं। सबसे पहले तो इसको मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, m2 का स्क्वायर डॉट r2 का स्क्वायर डिवाइड बाय m1 प्लस m2, उसके बाद प्लस का 1 इसका होल स्क्वायर आएगा दोनों का 1/2 m2, अच्छा माइनस प्लस हो जाएगा तो ये m1 ये m2 सॉरी, उसके बाद m1 का होल स्क्वायर r का होल स्क्वायर डिवाइड बाय m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर। सही है, स्क्वायर स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया, ये दो आ गया। यहाँ पर देखिए चीज़ें कॉमन आ रही है, यहाँ पे अगर मैं 1/2 m1 और m2 और r डैश का होल स्क्वायर कॉमन ले लूँ तो यहाँ से क्या बच जाएगा, यहाँ से ये भी कॉमन आ गया, ये भी कॉमन आ गया, यहाँ बच जाएगा m2 और यहाँ पे मैं ये भी कॉमन ले लेता हूँ m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर कॉमन ले लेता हूँ तो यहाँ पे बच जाएगा m2, यहाँ पे बच जाएगा प्लस का m1। सही है, ये मेरे पास यहाँ पे बच गया, इस वजह से ये बचा, इस वजह से ये बचा, इस वाली चीज़ से ये पूरा वाला ब्रैकेट कट जाएगा तो मेरे पास बच जाएगा 1/2 m1 प्लस m2 r डैश का स्क्वायर प्लस 1/2 m1 m2 r डैश डिवाइड बाय m1 प्लस m2, ये बच जाएगा। सही है भाई, अब मेरे क्या करना है, ये मेरे पास आ गया ये। अब मैं एक फॉर्मूला लगाऊंगा जिसको हम लोग को पता है कि दफ़ा L इक्वल टू टी माइनस वी। यहाँ पे L जो टी हम लोग निकाल चुके हैं वाली चीज़ है वो है 1/2 m1 प्लस m2 r का फर्स्ट डेरिवेटिव प्लस 1/2 m1 m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। सही है, माइनस का v और ये किस पे डिपेंड कर रहा है, r पे डिपेंड कर रहा है। सही है, क्योंकि वेयर m। अब मैं इसको ना सिंप्लीफाई करने की कोशिश करूँगा, सिंप्लीफाई या फिर इसको रिड्यूस करूँगा तो मैं कह रहा हूँ m1 प्लस m2 जो है वो टोटल मास के बराबर है और 1/m1 प्लस 1/m2 जो है उसको अगर मल्टीप्लाई डिवाइड करूँ तो क्या होता है 1/m1 m2, ये हो जाएगा m2 प्लस m1 डिवाइड बाय m1 डॉट m2, ये बराबर है 1/u के। इसको उल्टा कर दूंगा तो क्या हो जाएगा m1 m2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 इज इक्वल्स टू u। सही है, ये मैंने इसको लेट कर दिया, ये वाली वैल्यूज मैं इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ। L इक्वल टू 1/2 बड़ा वाला m इसकी जगह पे और r का स्क्वायर प्लस 1/2। अच्छा जब इसकी बात करूँगा तो ये PCM बन जाएगा, ये सही है, PCM बन जाएगा 100%। ये यहाँ पे जो है ना 1/2 PCM, ये सर ने करवाया नहीं है लेकिन ये PCM बन जाएगा क्योंकि सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी है। और ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा म्यू आर का स्क्वायर। सही है भाई, माइनस वी ऑफ आर प्लस 1/2 म्यू म्यू आर स्क्वायर माइनस वी ऑफ आर। ये हमारे पास एक चीज़ ड्राइव हो गई जो कि हमारे पास फोर्स है। इसके अंदर क्या बोला है कि भाई लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। अगर लीनियर मोमेंटम का मतलब ये है कि इसके अंदर चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम मतलब p जो है वो ज़ीरो रहेगा, तो बाकी जो वेलोसिटी वेक्टर है वो कुछ बकुछ सेंट्रल बॉडी रिड्यूस हो जाएगी इक्वेशन। सही है, अब हम लोग को एक और चीज़ करनी है, इसके अंदर इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं कुछ जनरल प्रॉपर्टीज़, वो मैं लिख लेता हूँ, उसके बाद फिर मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ। इसकी जनरल प्रॉपर्टीज़ कुछ इस तरीके से हैं, ये असल में लगता है स्टार्स पे या फिर इन चीज़ों पे लगता है, तो इस वजह से ये जब इन चीज़ों पे लगता है तो इसकी जो सेंटर प्रॉपर्टीज़ है वो कुछ अलग ही होती है। सही है, जैसे कि इन लाइन या फिर प्लेन के साथ होती है। अगर मैं एक फोर्स की बात करूँ जो मोशन में है, ऑलवेज इन अ मोशन ऑफ प्लेन, तो मैं कह सकता हूँ उसका मतलब घूम रही है ऑर्बिट के ऊपर, तो उसका एंगुलर मोमेंटम क्या होता है। एंगुलर मोमेंटम जो होता है सेंटर फोर्स का वो होता है L इज इक्वल्स टू, ये बहुत पहले वाली बात है, R मल्टीप्लाई P हम लोग देख चुके हैं, है ना। लेकिन हम लोग को पता है कि इसका जो लीनियर एंगुलर मोमेंटम या फिर इनिशियल मोमेंटम होता है वो ज़ीरो होता है, तो मैं कह सकता हूँ लेट L इज इक्वल्स टू R मल्टीप्लाई बाय P, और जब R ज़ीरो होगा तो मेरे पास R मल्टीप्लाई बाय P हो जाएगा। सही है, हमको पता है P जो है वो है मोमेंटम होता है mv, तो मैं क्या, और या फिर m d/dt ऑफ R। सही है, तो ये क्या होता है m
डॉट आर। सही है, ये हो जाता है। तो मैं कह सकता हूँ 0 इक्वल टू आर का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई बाय एम आर का ये। सही है भाई। दिस शोज दैट मोशन जो होगा ना, अब ये क्या डिफाइन कर रहा है, ये डिफाइन ये कर रहा है कि जो मोशन है इसका वो हमेशा जो है वो प्लेन के हिसाब से होगा। मतलब कि ऑलवेज इन एक्स वाई प्लेन, मतलब कि जो प्लेन है एक्स का या वाई का आर का उसमें होगा। अब हम लोग को उसको साइक्लिक कोऑर्डिनेट में देखना है। कोऑर्डिनेट्स में देखते हैं। साइक्लिक कोऑर्डिनेट्स में देखने से बुला दिए है कि हम लोग उसको जो है ना साइक्लिक कोऑर्डिनेट्स के अंदर कंजर्व करेंगे। मतलब अपने कोई भी अगर हम लोग ले लेते हैं इस ई क्यू ऑफ जे इज अ साइक्लिक कोऑर्डिनेट फ्रॉम लिंग्रांज इक्वेशन के हिसाब से क्यू ऑफ जे क्या होता है, हम लोग को पता है मोशन के अंदर वो उसकी जो लिंग्रांज इक्वेशन है वो होती है डी अपॉन डी टी। किसके लिहाज से होती है वो, डी अपॉन एल क्यू ऑफ जे माइनस डी अपॉन डी टी क्यू ऑफ जे इक्वल टू 0। तो अगर साइक्लिक कोऑर्डिनेट की बात करें तो उसके अंदर साइक्लिक कोऑर्डिनेट के हिसाब से हमारे पास जो है ना डेरिवेटिव इसका नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हम लोग को पता है कि डी ऑफ एल डिवाइड बाई डी ऑफ क्यू ऑफ जे जो होता है वो पी ऑफ जे के बराबर होता है ना। ये तो मैं लिख सकता हूँ इसकी जगह पर डी ऑफ जे, ये हो जाएगा पी ऑफ जे माइनस का डी ऑफ क्यू ऑफ जे इक्वल टू 0। सही है भाई। डी ऑफ क्यू रिड्यूस टू साइक्लिक इक्वेशन, अगर मैं इसका डेरिवेटिव लूँगा तो फिर मेरे पास जो है ना अवेलेबल नहीं होगा। अगर मैं आसान सा इसका क्या नाम है फर्स्ट डेरिवेटिव के हिसाब से लेता हूँ तो मेरे पास इसके अंदर आर तो है ही नहीं, तो फिर आर के हिसाब से ये वाला आ जाएगा, क्या नाम है अपना, डी ऑफ डी टी टी ऑफ जे इक्वल टू 0। ये वाला टर्म 0 हो जाएगी क्योंकि एल की जो कोऑर्डिनेट है साइक्लिक कोऑर्डिनेट में एल जो होता है वो मैंने 0 ले लिया है। और अगर मैं इसकी बात करूँगा तो फिर आगे जाते हैं और अब मैं दोनों तरफ इंटीग्रेशन लगाता हूँ। इंटीग्रेशन यहाँ पे भी आएगी, यहाँ पे भी आएगी, तो मेरे पास आएगा डी अपॉन डी टी डॉट पी ऑफ जे इक्वल टू 0। अब मैं उसको उधर ले जाऊँ तो मेरे पास क्या हो जाएगा, डी टी उधर चले गया। अब मेरे पास क्या हो जाएगा, ये डी से डी कैंसिल, इस बार डी से डी कैंसिल, तो ये मेरे पास आ जाएगा पी ऑफ जे इक्वल टू कॉन्स्टेंट कितना कुछ वैल्यू, ये मेरे पास आ गया। तो मेरे पास कह सकता हूँ कि पी ऑफ जे है ना जो, या तो फिर इसका मोमेंटम जो है वो कांस्टेंट रहता है इसमें। अब इसके बाद कैल्पल या फिर कैपलस के दो लॉ हैं भाई। पहला कैपलस का लॉ ये कहता है कि भाई कोई भी जो है ना क्या नाम है पहला कैपलस क्या कहलाता है, पहला कैपलस ये कहता है कि कोई भी जो है मूवमेंटली, पहला कैपलस का लॉ ये कहता है कि किसी भी बॉडी जो है अगर वो मूवमेंट कर रही है सेंट्रल फोर्स के हवाले से तो उसका जो मूवमेंट होगा वो हमेशा एक प्लेन के हिसाब से होगा, मतलब कि एक्स या वाई प्लेन के अंदर होगा वो। सही है मूवमेंट। और जो सेकंड कैपलर लॉ है वो हम लोग को हर किसी को पता है कि भाई जो एंगुलर, जब भी मूवमेंट के अंदर कोई मूवमेंट करती है प्लेनेट उसके रोटेशन पे तो उसकी जो एंगुलर वेलोसिटी होती है वो हमेशा कंजर्व रहती है या फिर कांस्टेंट रहती है। एंगुलर वेलोसिटी वो चक्कर खा खा के बाहर नहीं निकल जाता। तो इसके दो लॉ हैं, इसकी डेफिनेशन अगर आप चाहें तो भाई याद कर सकते हैं, लेकिन इसका जो है ना एंगुलर वेलोसिटी के हिसाब से एक वो बनता है तो हम लोग बना देते हैं कैपलर लॉ सेकंड लॉ के हिसाब से। तो सेकंड कैपलस लॉ क्या कहता है, वो बोलता है ये, तो हम लोग को पता है टी इज इक्वल्स टू बी। सही है, लेट कर लेते हैं इसको सेकंड कैपलर लॉ को प्रूव करने के लिए। तो हमारे पास अगर एंगुलर कोऑर्डिनेट की बात करते हैं तो हम लोग उसको अगर एक्स वाई प्लेन में देखें एंगुलर कोऑर्डिनेट को तो क्या एंगल बनाते हैं थीटा का। तो थीटा का एंगल का मतलब ये होता है आर इज इक्वल्स एक्स इज इक्वल्स टू आर कॉस थीटा, वाई इज इक्वल्स टू आर साइन थीटा। और किस पे डिपेंड कर रहे हैं, आर पे और थीटा पे। तो हम लोग को ये कर चुके हैं कि जो पी होता है हैमिल्टोनियन वो वाली पूरी पूरी लिखने की वजह से पीछे से आ रहा है, जो कि टी होता है 1/2। टी जो होता है वो किस पर डिपेंड करता है, 1/2 एम। और वेलोसिटी जो है ना दो चीज़ों में तब्दील हो जाती है, जिसके अंदर हम लोग कहते हैं कि आर का स्क्वायर फर्स्ट डेरिवेटिव, उसके बाद आर डॉट थीटा का स्क्वायर। सही है, माइनस का। अब मैं इसको पुट कर देता हूँ उस पर, तो एल इज इक्वल्स टू टी की जगह पे आ जाएगा 1/2 एम। ये पीछे करवा चुके हैं हम लोग क्योंकि हम लोग को बार बार निकालने की ज़रूरत नहीं है। माइनस वी ऑफ आर है ना, ये इस तरीके से होता है। अब मैं इसका लेग्रांज लूँगा जो कि हमारे पास होता है डी ऑफ क्यू ऑफ जे डिवाइड बाई डी टी एक माइनस का दिस एंड दिस इक्वल टू 0। सही है भाई।
अगर मैं इसके हिसाब से लूँगा तो मेरे को पता है कि भाई लेग्रांज इक्वेशन के अंदर अगर मैं पहले जो है किसके लिहाज से लेते हैं हम लोग, थीटा के हिसाब से रेफरेंस लेते हैं। तो थीटा एंगल पे डिपेंड करता है। तो थीटा जो है यहाँ पे तो ये ज़ीरो हो जाएगा, यहाँ पे कुछ ना कुछ थीटा बनेगा। तो यहाँ पे क्या थीटा बनेगा वो मैं इससे निकाल रहा हूँ, जो कि डी ऑफ क्यू ऑफ जे इक्वल टू डी ऑफ दिस एंड डी ऑफ थीटा हो जाएगा। तो अगर मैं इसके लिहाज से निकालूंगा तो यहाँ पे आ जाएगा 1/2 की जगह 1/2, एम की जगह पे, और आर स्क्वायर तो आर स्क्वायर ही रहेगा। यहाँ पे आ जाएगा पावर शुरू में पावर से एक कम, दैन डेरिवेटिव के पावर के अंदर है, तो मतलब कि दैन डेरिवेटिव के पावर के अंदर है। सही है, तो इससे ये कट जाएगा, बाकी बच जाएगा डी अपॉन डी टी के हिसाब से। सॉरी, ये ज़रा मैं काट लूँ, ये मेरे पास ये हो जाएगा, तो मेरे पास इससे कट जाएगा, और ये मेरे पास जो है ना ये निकालना आता है, टू टू कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास बच जाएगा आर स्क्वायर डॉट डी का फर्स्ट डेरिवेटिव। अगर मैं इसको वापस से डी अपॉन डी टी से करूँगा एक बार चीज़ को, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एम आर स्क्वायर डी का डबल डेरिवेटिव थीटा का। सही है भाई, ये मेरे पास क्या आ जाएगा एल के इक्वल, या फिर इसका एंगुलर मोमेंटम के इक्वल आ जाएगा। और मैं कह सकता हूँ एल इक्वल टू, या फिर डबल डेरिवेटिव थीटा अगर मैं निकालना चाहूँ तो थीटा डबल डेरिवेटिव इज इक्वल टू एल डिवाइड बाई एम आर स्क्वायर, ये भी हो सकता है इसका। सही है भाई, अब ये मेरे पास क्या आ गया, एंगुलर मोमेंटम के हिसाब से आ गया। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं इसके अंदर एक और चीज़ करना चाहूँगा, जो कि हमारे पास ये आ गया केपलर, या फिर इसका जो एरिया है हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। किसी भी चीज़ का एरिया निकालना हो तो हम लोग एरिया फर्स्ट रूल से कैसे निकाल सकते हैं। ये देखो भाई, अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये एक सर्कुलर मोशन है, दूसरा दोनों एक दूसरे के सर्कुलर मोशन कर रहे हैं। सही है भाई, प्लेनेटरी मोशन है ए से लेके बी पॉइंट तक का। ये क्या हो जाएगा आर साइन थीटा डी थीटा, ये क्या हो जाएगा आर कॉस थीटा डी थीटा, और ये कितना है डी थीटा के हिसाब से सर्कुलर कर लें, तो ये एक्स और वाई प्लेन के हिसाब से होगा। अब मैं एरिया क्या निकालूंगा, एरिया होता है 1/2, किसी भी रेक्टेंगल का एरिया जो होता है 1/2 ब्रेथ हाइट इंटू ब्रेथ, या ब्रेथ इंटू हाइट। अब इसकी ब्रेथ क्या हो जाएगी, ब्रेथ जो है मेरे पास हो जाएगी ये हो जाएगी आर कॉस थीटा डी थीटा, ये इसकी ब्रेथ हो गई। सही है भाई, और ये क्या हो जाएगा आर साइन थीटा, इसकी हाइट हो जाएगी। तो मैं कह सकता हूँ 1/2, बी की जगह पे क्या आ जाएगा आर कॉस थीटा डी थीटा, और यहाँ पे हो जाएगा आर साइन थीटा डी थीटा, इस तरीके से हो जाएगा। अगर मैं इसकी बात करूँ 1/2 आर का स्क्वायर। सही है भाई, उसके बाद कॉस थीटा डी थीटा साइन थीटा। सही है, या फिर साइन और साइन में डी थीटा जो होता है, या ये कॉस थीटा नहीं होगा, ये एंगल जो है डेरिवेटिव के साथ चेंज हो जाए, तो साइन थीटा कॉस थीटा होगा। सही है, अगर मैं कह रहा हूँ कि एंगल बहुत ज़्यादा छोटा है, मतलब कि जो थीटा का एंगल है वो बहुत ज़्यादा छोटा है, तो डी थीटा जो है वो करीब करीब थीटा के इक्वल हो जाएगा, और साइन ऑफ डी थीटा जो होता है वो तो 0 <5 पे क्या होता है, वो हमेशा ही 1 के छोटा बहुत ज़्यादा हो जाता है। और कॉस थीटा जो होगा ज़्यादा छोटा, वो कॉस 0 जो होता है वो 1 के इक्वल होता है। इस तरीके से हम लोग 1 लिख देंगे उसको। तो मैं कह सकता हूँ कॉस 0 जो है वो 1 के इक्वल हो जाएगा, कॉस 0 जो है वो 1 हो गया, और साइन थीटा का जो है वो सीधा सीधा साइन डी थीटा का जो है सीधा सीधा डी थीटा में तब्दील हो जाएगा, क्योंकि साइन की जो फंक्शन होता है, साइन <5 डिग्री एंगल जो होता है वो सीधा सीधा 5 की जो डेरिवेटिव होती है उसके हिसाब से होता है, वो सिर्फ एंगल ही हो जाता है। तो ये उस वाले फॉर्मूले से किया है हमने। सही है, अब मैं क्या करूँगा, इसको आसान से और लिखूँगा, और जो होता है 1/2 आर स्क्वायर, उसके बाद ये हो जाएगा डी डी थीटा। अब मैं डेरिवेटिव ऑफ थीटा के साथ किसके रिस्पेक्ट से करूँगा, इस एरिया को डेरिवेटिव ऑफ थीटा के फर्स्ट रिस्पेक्ट से कर लूँगा, मतलब कि जो आंसर आया उसको मैं डी अपॉन डी टी कर दूँगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए वाले को ये हो जाएगा डी अपॉन डी टी ऑफ 1/2 आर स्क्वायर डी थीटा इक्वल टू 1/2 आर स्क्वायर डी का फर्स्ट डेरिवेटिव। मेरे पास क्या हो जाएगा इसका एरिया। सही है, ये इसका इस तरीके से मैं एरिया निकाल लूँगा 1/2 या फिर 1/2 साइन थीटा का। अच्छा, और ये भी जो है ना, ये भी एरिया के तौर पे तब्दील हो सकता है, अगर मैं देखा जाए तो हम लोग ने निकाला हुआ है 1/2 आर स्क्वायर, और ये आर टीटा डी टीटा। सही है, ये भी हमने इस तरीके से किया हुआ है।
इसके अंदर हम लोग एक और चीज़ देख लेते हैं जो हम लोग ने निकाला है i=t-3, और इसको जो है ना हम लोग ने आसानी से करने के लिए जो t की वैल्यू निकाली थी वो थी 1/2 m r² प्लस r ऑफ थीटा का स्क्वायर माइनस v ऑफ r। ये वाली चीज़ थी इसकी। अगर मैं इसको डेरिवेटिव लूँगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम एल का, तो वो साइक्लिक कोऑर्डिनेट में ज़ीरो होता है अगर मैं देखा जाए तो, फिर क्योंकि टाइम के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव नहीं आता। लेकिन अगर मैं टीटा के रिस्पेक्ट से लूँगा तो फिर ये हो जाएगा L/L टीटा का फर्स्ट डेरिवेटिव जो कि L है, तो मेरे पास यहाँ पे तो ज़ीरो हो जाएगा, यहाँ पे कुछ ना कुछ टाइम का डेरिवेटिव हो जाएगा, क्योंकि क्या हो जाएगा mr² डॉट टीटा, ये वाली चीज़ आ जाएगी। सही है। अगर मैं इसके अंदर डालूँ तो मेरे पास क्या हो जाएगा, ये तो ज़ीरो हो जाएगा, L ज़ीरो है, डी क्या हो गया, ये होता है क्या नाम होता है, ये होता है L/L, ये होता है d/dt अब सॉरी L माइनस का क्या होता है ये थीटा इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ पे मैंने वैल्यू निकाली है वो हो जाएगी d/dt mr² डॉट थीटा माइनस का ज़ीरो इक्वल टू ज़ीरो, तो ये ज़ीरो हो जाएगा, इसको माइनस की तो बात ही नहीं होती है कुछ भी, तो ये इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा। और अगर मैं इसका इंटीग्रेशन ले लेता हूँ दोनों तरफ की, तो इंटीग्रल लेने के बाद मेरे पास आ जाएगा ये इंटीग्रल इससे कैंसिल हो जाएगा, और मेरे पास क्या आ जाएगी, कुछ ना कुछ कांस्टेंट वैल्यू आ जाएगी, कांस्टेंट जो mr² डॉट डी थीटा के इक्वल होगी। सही है, ये भी मैं निकाल सकता हूँ। अच्छा, अब हमने जो है ना कन्वर्जेशन एनर्जी निकालनी थी। कन्वर्जेशन एनर्जी जो है ना हम लोग निकालने के लिए इसके अंदर इसी के टॉपिक के साथ में तो हम लोग वो भी कर लेते हैं, कन्वर्जेशन ऑफ एनर्जी। सही है भाई, इसकी निकालनी है तो वो किसके रिस्पेक्ट से लिख लेगी, वो आर कोऑर्डिनेट के रिस्पेक्ट से लिख लेगी। हम लोग को पता है लेग्रांज इक्वेशन क्या होती है, डेल्टा एल अपॉन डेल्टा डी अपॉन डी टी ऑफ डेल्टा आर डॉट माइनस डेल्टा एल अपॉन डेल्टा आर इक्वल टू ज़ीरो। सही है भाई, इस तरीके से कुछ होती है लेग्रांज इक्वेशन। अगर मैं इसकी बात करूँ तो फिर माइनस प्लस तो हो सकते हैं, मल्टीप्लाई माइनस से एक ही बात है। सही है भाई। अगर मेरे को पता है एल मैंने क्या लिया हुआ, एल लिया हुआ 1/2 m आर का फर्स्ट डेरिवेटिव प्लस आर का स्क्वायर थीटा का फर्स्ट डेरिवेटिव माइनस का वी ऑफ आर, है ना। इस तरीके से कुछ लिया हुआ है मैंने ये। तो अगर मैं इसका डेरिवेटिव लूँगा रिस्पेक्ट टू आर तो मेरे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, जो ज़ीरो हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2m2r, थीटा तो बाहर निकल जाएगा, थीटा जो है कॉन्स्टेंट होता है, तो बस थीटा का स्क्वायर और ये हो जाएगा 2r। सही है भाई, माइनस का v इक्वल्स टू r डिवाइड बाई r, ये 2 से 2 कैंसिल और मेरे पास आ जाएगा m r फर्स्ट डेरिवेटिव और थीटा का स्क्वायर माइनस 2v डिवाइड बाय r, ये हो जाएगा। और अगर मैं थीटा का रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव ले रहा हूँ r के रिस्पेक्ट डॉट वाले से, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे सिर्फ डॉट वाला बच जाएगा जो केवल एम आर डॉट हो जाएगा। सही है, अब दो अलग अलग इक्वेशन बन गई। अगर मैं इसको ऊपर वाले वैल्यू में पुट कर देता हूँ, मेरे पास क्या बच जाएगा, वैल्यू की इक्वेशन बन जाएगी जो कि इसमें पुट कर रहा हूँ, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, ये वाला एम आर थीटा स्क्वायर माइनस 2v डिवाइड बाय आर। उसके बाद क्या है, ये वाला माइनस का था तो मेरे पास आ जाएगा ये माइनस का था ना, ओ अच्छा, तो ये माइनस की जगह में प्लस हो जाएगा ये वाला, तो उसको मैं प्लस लिख देता हूँ, उसको मैं माइनस कर देता हूँ, तो माइनस हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और ये वाला जो है मेरे पास माइनस का एम आर डॉट इक्वल टू ज़ीरो आ जाएगा। सही है भाई। अब मैं कह सकता हूँ अगर ये इक्वल टू ज़ीरो है तो जो मेरे पास, अगर मेरे को उसको एक ही में लेके आना है, इसका मेरे को मतलब है कि मेरे को थीटा का एंगल जो है वो गायब करना पड़ेगा, है ना। तो मैंने जो है ऊपर एंगुलर मोमेंटम में क्या लिखा था, कांस्टेंट लिखा था कुछ ना कुछ, जो कि ये निकला हुआ
मैंने लिखा हुआ है L इक्वल टू एम आर स्क्वायर टीटा का डॉट टीटा, सही है। तो टीटा मेरे लिए क्या हो जाएगा, टीटा मेरे लिए हो जाएगा L डिवाइड बाई एम आर स्क्वायर, है ना। तो मैं टीटा डाल सकता हूँ इधर, मैं डाल दूँगा टीटा यहाँ पे। मेरे पास क्या हो जाएगा L डिवाइड बाई एम आर स्क्वायर और स्क्वायर प्लस का दिस माइनस का एम आर इक्वल टू 0, है ना। और अगर मैं इसकी बात करूँ तो फिर मेरे पास क्या हो जाएगा, अच्छा मैंने एक चीज़ इस पर नहीं करी है, इसको ना मेरे को डबल डेरिवेटिव डी टी भी निकालना पड़ेगा। तो इसको थोड़ा सा और लिख लेते हैं, ये हो जाएगा डी अपॉन डी टी ऑफ दिस इक्वल टू एम ऑफ डबल डेरिवेटिव, है ना। तो ये जो एक जहाँ पे मैंने लगाया हुआ है यहाँ पे 2 डॉट आ जाएंगे, सही है भाई, क्योंकि डबल डेरिवेटिव है। अब अगर मैं इसकी बात करूँ तो फिर मैं इसके अंदर से माइनस प्लस कॉमन ले सकता हूँ या फिर इसको आसानी से सॉल्व कर सकता हूँ। तो क्या हो जाएगा, एम से एम कैंसिल और आर से एक, इसके अंदर आर का डेरिवेटिव कैसे आया हुआ है, आर का डेरिवेटिव आया हुआ है, नहीं आर डेरिवेटिव नहीं होगा, ये आर का सादा आर होगा, है ना। तो मैंने थोड़ा सा ये गलत कर दिया क्योंकि इसके अंदर आर का डेरिवेटिव, एक सेकंड में देख लेता हूँ, ये थोड़ी सी करेक्शन कर लेंगे, यहाँ पे करेक्शन थी जो कि थी माइनस का ये एम आर टीटा का स्क्वायर हो जाएगा, सही है। तो फिर ये आर होगा सादा, क्योंकि टीटा आर के रिस्पेक्ट से तो ये ना 0 हो जाता, सही है। अब क्या होगा, ये एक से एक कट जाएगा, इससे कट जाएगा, तो फिर ये आ जाएगा माइनस का एल डिवाइडेड बाय कितने कटे, तो फिर एम आर, है ना। और एल का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि अगर मैं एल की स्क्वायर की बात करूँ तो फिर एल स्क्वायर, और वहाँ पे जो है ना, और एल से एक एल कट जाएगा तो 3 बच जाएगा ना। और यहाँ पे सही है भाई, प्लस का ये आ जाएगा आर माइनस का एम डबल डेरिवेटिव ऑफ 0, सही है भाई। अब मैं क्या कर सकता हूँ, इसको मैं बोल सकता हूँ कि भाई ये हो जाएगा एम डबल डेरिवेटिव इक्वल टू, इसकी जो है वैल्यूज़ अगर मैं एक माइनस मल्टीप्लाई कर दूँ तो मेरे पास क्या हो जाएगा, इक्वल टू, इसको बदल लेके जाता हूँ तो ये हो जाएगा एल का प्लस और एल स्क्वायर डिवाइड बाई एम आर क्यूब माइनस का एल डिवाइड बाई एल, है ना। ये हो जाएगा आई गेस। तो मेरे को जब ये हो जाएगा तो मैं क्या कर सकता हूँ उसके अंदर कि जो इसकी वैल्यू है, अगर मैं दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दूँ आर डॉट, तो क्या हो जाएगा, दोनों तरफ डॉट से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये हो जाएगा आर डॉट एम आर का डबल डेरिवेटिव इक्वल टू 1/2 इक्वल टू आर का एल स्क्वायर डिवाइड बाई एम आर क्यूब माइनस का दिस एंड दिस इक्वल टू, सही है भाई। अब एक चीज़ गौर करने वाली बात है कि अगर मैं एम आर डबल डेरिवेटिव का ये लूँ तो वो होता है डी अपॉन डी टी ऑफ आर का फर्स्ट डेरिवेटिव, है ना। तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ डॉट आर से तो मैं क्या कह सकता हूँ, इसको मैं कह सकता हूँ कि एम 1/2, सही है भाई। उसके बाद डी अपॉन डी टी ऑफ एम ऑफ आर का डबल, एम ऑफ आर का स्क्वायर, सही है भाई, एम ऑफ आर का स्क्वायर फर्स्ट डेरिवेटिव के साथ। तो उससे क्या हो जाएगा एल, अगर मैं इसको पावर शुरू में लिखूँगा तो वापस से काट के, तो पावर शुरू में देन पावर से एक कम जो कि हो जाएगा ये, उसके बाद देन डेरिवेटिव एम, तो ऐसी है देन डेरिवेटिव जो पावर के अंदर है, पावर के अंदर है आर स्क्वायर, तो मेरे पास वही वाली चीज़ बन जाएगी आर का डबल डेरिवेटिव और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और मेरे पास हो जाएगा आर स्क्वायर एम आर का डबल डेरिवेटिव, वही वाली चीज़ बन गई, इसके इक्वल हो गया क्योंकि आर के मैंने मल्टीप्लाई किया था दोनों तरफ, सही है भाई। तो मेरे पास वही वाली चीज़ बन गई। अब मैं इसको लिख सकता हूँ 1/2 डी अपॉन डी टी एम ऑफ आर का स्क्वायर इक्वल टू आर का ये और एल स्क्वायर डिवाइड बाई एम आर क्यूब माइनस का दिस, है ना भाई।
अब मैं क्या करूँगा, अब मैं इसको डी अपॉन डी आर अगर मैं करना चाहूँ तो फिर इसके लिए 1/2 में अंदर ले जाता हूँ इसको मैं इसके अंदर ले आऊँगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा, डी अपॉन डी टी हो जाएगा हाफ एम आर स्क्वायर इक्वल टू माइनस का क्या कॉमन ले लिया, माइनस का दिस डिवाइडेड बाय आर यहाँ पे क्या बच जाएगा v, यहाँ पे क्या बच जाएगा प्लस का एल स्क्वायर डिवाइड बाय 2mr स्क्वायर। सही है, कुछ इस तरीके से। अब ये किस तरीके से किया है, अच्छा अब ये कैसे आया, ये जो है ना थोड़ा सा देख लेते हैं कि एक चीज़ नोट करने वाली बात है कि अगर मैं बात करूँ वो होती है डी अपॉन डी आर और एल स्क्वायर डिवाइड बाय 2mr स्क्वायर। सही है भाई, तो अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा तो बस क्या हो जाएगा, ये मेरे पास पावर शुरू में आ गई तो इसकी पावर नेट हो जाएगी, तो ये हो जाएगा एल स्क्वायर डिवाइड बाई 2m पावर शुरू में माइनस का पावर से कम जो हो जाएगा -3, देन डेरिवेटिव पावर के अंदर है तो ये हो जाएगा ये इस तरीके से। सही है भाई, तो इसको अगर मैं करूँगा तो 2 से 2 कैंसिल, ये हो जाएगा माइनस का एल स्क्वायर डिवाइड बाई एम आर क्यूब। देखो माइनस का एल स्क्वायर डिवाइड बाई एम आर क्यूब अगर मैं देखा जाए तो मेरे पास ये रहा। सही है, ये इस तरीके से हमने इसको निकाला है। या फिर इसका अगर मैं इंटीग्रेट, इसकी अगर मैं डेरिवेटिव लूँगा इसके रिस्पेक्ट से डी अपॉन एम आर क्यूब के रिस्पेक्ट से, तो जब भी जो है ये आएगा, अगर मैं बात करूँ तो मेरे पास एल स्क्वायर डिवाइड बाई एम और आर की क्यूब इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन आर क्यूब अगर लिया जाए तो वो क्या होता है, इसको ऊपर कर देते हैं, इसमें है कम मतलब -3 + 1 डिवाइड बाई -3 + 1 इक्वल टू ये होता है आर -3 की जगह ये होता है 2 माइनस का डिवाइड बाई 2 माइनस का। इस तरीके से हमारे पास ये जो आता है और एल अपॉन एम ये जो है ना हो जाता है एल स्क्वायर डिवाइड बाई एम और आर क्यूब। सही है भाई, सॉरी R2 नीचे आएगा माइनस का, तो ये जो है ना इस तरीके से हमने ये चीज़ बनाई है आर वाली 3 वाली। सही है भाई, अब हमने क्या किया, अब हमने इसको जो है ना आसान सा कुछ भी नहीं करना है, जो कि डी अपॉन डी टी हम लोग निकाल चुके हैं, तो माइनस का डी अपॉन डी टी हम लोग अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये जो आल डॉट लगा हुआ है ये आल डॉट होता है डी आर अपॉन डी टी, और डी टी हम लोग कॉमन निकाल लेंगे तो उसमें से, तो डी टी यहाँ से कॉमन निकालने के बाद मेरे पास ये जो बच गया वो यहाँ पे माइनस का डी टी कॉमन निकालेंगे तो मेरे पास आ जाएगा v प्लस एल अपॉन 2m r स्क्वायर। तो ये भाई मतलब इसको मैं इधर ले गया माइनस के प्लस करने के लिए, तो माइनस का अब मैं डी टी कॉमन ले रहा हूँ तो मेरे पास डायरेक्ट इधर निकाल लेते हैं, ये क्या हो जाएगा 1/2m r ये प्लस का v प्लस का एल अपॉन 2m r ये इक्वल टू 0। डी टी मैंने कॉमन निकाल लिया। सही है भाई, इंटीग्रल लूँगा दोनों तरफ तो फिर क्या हो जाएगा, डी से डी कैंसिल 1/2m r स्क्वायर प्लस का v प्लस का एल स्क्वायर डिवाइड बाई 2m r इक्वल टू 0। और ये जो होगा मेरे पास पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि इंटरेक्शन बिटवीन है तो मेरे पास कांस्टेंट वैल्यू आ जाएगी जो कि ई के इक्वल हो जाएगी। सही है, तो ये मेरे पास इस तरीके से दूसरा वाला भी ड्राइव हो गया।